जी बेटा, किसी को आइडिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सर क्या चीज़ है? सर ये जो कंपनी वगैरह की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनते हैं, बैलेंस शीट, उसके बारे में जो आप वो तजिया वगैरह करते हैं मिल बैठ के। अच्छा चलिए, मैं ना साथ साथ में जो आपकी फीडबैक आ रहा है उसको लिखता जाता हूँ। अच्छा जी, क्या आपने कहा कि कंपनीज की? सर ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंसेस, तो सर ये इसके बारे में जायजा वगैरह लेना, उसका तजिया करना, उसके ऊपर बहस करना। उसके मुतालिक जायजा लिया जाता है। अच्छा चलें, जी सर। कुछ आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो कोई और इसमें कुछ ऐड करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें सबसे पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर चार तरह की होती हैं: रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया जाता है। उसके बाद अच्छा। उसका टी अकाउंट्स, फिर उसके बाद अच्छा। आ जाते हैं लेजर्स। हाँ हाँ। फिर सारी ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड में किस तरह समराइज करना है, इन सारे स्टेप्स के गो थ्रू के बाद। अच्छा, ठीक 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 हो गया। अच्छा, आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सब्जेक्ट, और लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफ़ा, जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आई कि हमने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और हम इस सब्जेक्ट में करेंगे क्या, तो मैं उसके सर मैं थोड़ा मुतालिक। कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी बेटा। सर कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, ऐड करें प्लीज़ प्लीज़। यू आर सर ये मोस्ट वेलकम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कंपनीज की है, उसके लिए बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो होती है कंपनी की, कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, वो भी हम इसके अंदर जो है वो शामिल करते हैं। अच्छा, ये तो एक ओवरव्यू सा हो गया। हमारे कोर्स का नाम है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबसे पहले कितने टाइप की होती हैं, ये मुझे जरा लिखवाते जाएं। कौन कौन सी हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नंबर वन, सर दो, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एक एंड बैलेंस शीट। लॉस अकाउंट कह रहे हैं आप? अच्छा जी, सर लेकिन बैलेंस फाइनेंस, शीट सर एक चार आपने तरह की होती हैं फाइनेंशियल बैलेंस स्टेटमेंट। शीट करवा दी, सर और कौन सी है? 5। कैश फ्लो फिर सर स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग साइकिल होता है ना, जनरल कैश फ्लो लेजर, बैलेंस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, और रिटेन अर्निंग सर स्टेटमेंट। इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट। इक्विटी। इक्विटी क्या? सर स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। Statement of changes in equity. स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। सर स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन Notes इक्विटी, notes to the accounts. इक्विटी और नोट्स टू द टू द अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, ओके। अच्छा जी, ये 5 किस्म की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट अकाउंट की जगह पे अगर मैं लिख दूं इनकम स्टेटमेंट, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तकरीबन सेम चीज़ नो है, सर। लेकिन बनाने का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट आती है। सेकंड में हमारी बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट को अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो इसका दूसरा नाम क्या है? Statement of financial position. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन या अफेयर्स भी कहते हैं इसको। ये यस सर। हमारी सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। फोर्थ हमारी सर ये स्टेटमेंट इसका है चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट इनकम ऑफ चेंजेस स्टेटमेंट इन है। इक्विटी। हाँ, एक सेकंड बेटा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग अर्निंग्स। स्टेटमेंट, ओके। और पांचवी जो है हमारी वो आती है जी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कुछ ऐड करना चाहें तो बताएं। सर सर मैं कह इसके रहा था अलावा ये तो जो कुछ भी नहीं। इनकम स्टेटमेंट है, इसका तो ये नाम भी हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जी सर। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि कंसोलिडेशन करनी पड़ती है ना, कॉम्प्रिहेंसिव बनानी पड़ती है स्टेटमेंट, और एक आप शॉर्ट बनाते हैं एक सफ़े की,
तो कॉम्प्रिहेंसिव में आपने तमाम चीजें लिख देनी होती हैं। तो जब आप उसको एक सिंपल एक कंसोलिडेट करके उसको रिफाइन करके समराइज करके जब छोटा करते हैं तब हम उसको इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। खैर कॉम्प्रिहेंसिव बना लें या शॉर्ट बना लें, छोटी बना लें, इट डजंट मैटर, आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होनी चाहिए आपके पास। जी खैर सर। आपने कभी किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखी है ओरिजिनल? कंपनी की Yes, जी sir. सर वो एक दफा नो वो सर। नहीं देखी ऑडिट आपने? रिपोर्ट की थी डाउनलोड, सर तो मैं उसमें लिस्टेड कंपनी में काम करता हूँ, तो अच्छा हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है ना उसमें अभी लास्ट टाइम जो 2020 का ऑडिट हुआ है ना, तो वो जी। भी है। मेरे पास तीनों रिपोर्ट्स पड़ी हैं, मतलब 2017 से लेके 20 तक मेरे पास सारा, क्योंकि अकाउंट्स में होता हूँ मैं, तो इस वजह अच्छा से मेरे पास आप पहले से मेरे स्टूडेंट हो या फिर अभी नए स्टूडेंट नहीं आए नहीं हो मेरे? सर, फर्स्ट टाइम सर आपसे पढ़ने लगे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अपना थोड़ा सा तजर्बा शेयर करें हमारे साथ कि आप कंपनी में क्या करते हैं। सर मैं लिस्टेड कंपनी है होम अप्लायंसेस की, वेव्स, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। उसमें अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता हूँ। और हम्म। उधर मैं पेबल संभालता हूँ, पेबल जितना भी कंपनी अच्छा पे अच्छा चीजें अच्छा अच्छा परचेज अच्छा अच्छा। करती है ना, लोकल हो इंपोर्ट हो, उसके अलावा सर्विसेज ऑल वन टू जितनी भी चीजें हैं जो कंपनी का पेबल बनता है वेंडर्स के अगेंस्ट, सप्लायर्स के अगेंस्ट, वो मेरे पास होता है। तो इसके दैट इज अलावा गुड। बाकी टाइम दूसरा ऑडिट का भी काम देखना पड़ जाता है, तो एक्सटर्नल ऑडिट भी, तो उस वजह से ही सारी चीजों का पता है। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी और देखिए जी, आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो या तो स्टॉक एक्सचेंज से इजीली अवेलेबल होंगी आपको, आप वहां से ले सकते हैं। मैं ये देखें जी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज psx.com.pk। अच्छा, हमारे लिए ना अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है कि ये वेबसाइट है क्या और इस वेबसाइट पे होता क्या है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लाइव वेबसाइट है। इसके अंदर जो भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग हो रही होगी, इंडेक्स का जो भी सिचुएशन होगी, वो यहाँ पे हमें नजर आती जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे हमें ये शेयर्स की ट्रेडिंग होती नजर आ रही है, इंडेक्स नजर आ रहा है कि इंडेक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उसकी एक डे की जो भी ट्रेडिंग है वो कहाँ पे जाके खत्म हुई है और कहाँ से शुरू हुई है। करंट इंडेक्स हमारा जो मार्केट का है 45,174 है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये इंडेक्स क्या है? असल में होता ये है कि आपके जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, दे आर बीइंग ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर पहले 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करती थी, एक कराची स्टॉक एक्सचेंज, एक लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और एक इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। अब इन्हें मिला के तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया गया है। लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज आपको माल रोड के ऊपर नजर आती है, इसकी बिल्डिंग अलहमरा के थिएटर्स है ना वहाँ पे, उसकी बैक साइड पे करके आती है। तो ये गवर्नर हाउस के आसपास करके इलाका है, और यहाँ पे इसका ऑफिस बहुत बड़ा बना हुआ है। तो पाकिस्तान लाहौर के अंदर जितने भी स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती थी वो यहाँ पे होती थी। अच्छा, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज को लिस्ट होना पड़ता है। लिस्टिंग का मतलब क्या है कि दे हैव टू फुलफिल सम क्राइटेरिया, और उसके क्राइटेरिया के फुलफिल होने के बाद ही वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो सकती हैं, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने के बाद उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होगी। क्या होगी? उनके शेयर्स की ट्रेडिंग शेयर की होगी। ट्रेडिंग। अब वो शेयर्स की ट्रेडिंग जब होती है तो यू एंड मी ऑल कैन बिकम ओनर्स ऑफ दोज कंपनीज टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स which we have bought। अच्छा अरसलान, अब आवाज आ रही है आपको बेटा? अरसलान, कैन यू हियर अस? जी बेटा, बाकी सारों को आ रही है। अरसलान, इशू आपके उसमें आ रहा है, तो आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें, तो आई होप कि Yes, आपका sir. मसला Last हल हो year. जाए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हम इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, ये साइट अपने कोर्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंपल, हमने जाना है यहाँ पे PSX डाटा पोर्टल पे। ठीक है जी, यहाँ पे जाना है PSX डाटा पोर्टल, इसको मैंने क्लिक किया तो ये हमें डिटेल्स नजर आने लग गई हैं। ठीक है जी, डे समरी, मार्केट इंडाइसेस, मार्केट प्लेटफॉर्म्स, डेट मार्केट परफॉर्मर्स, वॉच लिस्ट और मार्केट वॉच।
अब यहाँ पे हमें मार्केट का एक 1 डे का 1 मंथ का कि क्या फ्लक्चुएशंस आई हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये नजर आ रहा है। 6 मंथ्स का नजर आ रहा है, उसके बाद ईयर टू डेट का नजर आ रहा है, और 1 ईयर का एनालिसिस हमें पता चल रहा है कि एक साल के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो कहाँ से कहाँ पे पहुंची है। 3 इयर्स का भी नजर आएगा और 5 इयर्स का भी हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। खैर, ये मैं आपको एक जो है सिनॉप्सिस या एक छोटी सी इसकी जो है आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये हमने क्यों इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, यहाँ पे फिल्टर बाय सेक्टर लिखा आ रहा है। फिल्टर बाय सेक्टर में मैंने ये डबल एरोस को क्लिक किया तो यहाँ पे सपोज इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस को मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो ये मुझे नीचे काफी हद तक कंपनीज के नाम आना शुरू हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज मद्देनजर रखिएगा और इस चीज को आपने याद रखना है कि ये सेक्टर और इंडस्ट्री वाइज बाइफरकेशन की हुई है तमाम कंपनीज की। क्या कह रहा हूँ? सेक्टर वाइज बाइफरकेशन की हुई है तमाम कंपनीज की। ये टेक्सटाइल वीविंग है, स्पिनिंग है, टेक्सटाइल कंपोजिट है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, और टोबैको की सेपरेट कंपनीज हैं। अच्छा, इनकी सेक्टर वाइज बाइफरकेशन करने का क्या रीजन हो सकती है? कोई बताएगा जी, इसकी रीजन क्या हो सकती है? सर के उस सेक्टर को सेपरेटली मतलब आप ओपन करके देख सकते हैं, जैसे इजीली वो पूरा सेक्टर ही आपके पास अवेलेबल होता है और आप उसका एनालिसिस भी इजीली कर सकते हैं। उसका एनालिसिस क्या कर सकते हैं? मतलब क्या एनालिसिस की बात होगी? मतलब अगर दोनों के रिजल्ट्स देखने हैं, उनका प्रॉफिट वगैरह दोनों की, वो पूरी इंडस्ट्री आपके पास बेसिकली एक सेपरेट फॉर्म में, एक सेपरेट लिंक में ओपन हो जाएगी, और उसका जो है हम लोग बाकी डिटेल्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट। प्राइस की कंपैरिजन वगैरह एक ही जगह कर सकते हैं। इनकी सर प्राइसेस का कंपैरिजन क्या के कर लिए सकते हैं? बेसिकली यूज किया जाता है। सर शेयर की कंपैरिजन प्राइस की कंपैरिजन की वजह से एक ही जगह कर सकते हैं सेक्टर वाइज, इसलिए किया शेयर ना करते हैं। प्राइस कंपैरिजन इसका कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम सेक्टर वाइज इनकी बाइफरकेशन करते हैं, सेपरेट कर देते हैं कंपनीज को, तो वो इन एक इस उसका मतलब ये हो सकता है या होता है कि ये कंपनीज जो है इनकी मार्केट डिफरेंट है, इनके कस्टमर्स डिफरेंट हैं, इनका प्रोडक्ट डिफरेंट है, इनके ऑपरेशंस डिफरेंट हैं, ये दूसरी कंपनी से मुख्तलिफ है। ठीक है, जब ये दूसरी कंपनी से मुख्तलिफ है तो इनका फंक्शन भी टोटली जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब असल में हम लोग हैं स्टूडेंट्स फाइनेंस के, तो हमारी रूह से जब ये इंडस्ट्री वाइज बाइफरकेशन हो जाती है तो हम एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जब इसको गौर से देखते हैं तो वी लुक इनटू दिस thing as a comparison between the stock prices, a comparison between different financial ratios, a comparison between who is performing well in regards of the figures. इनकी जो बैलेंस शीट्स हैं, इनकी जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपस में हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस बनाते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है इस सेक्टर के अंदर। अच्छा, हर कंपनी का एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड होता है। बेंचमार्क का मतलब कि ये माइलस्टोन है, इसको हर कंपनी ने अचीव करना है, या एक क्राइटेरिया है कि इसको आपने अचीव करना ही करना है। लेकिन जी बात असल में ये है कि रमजान के दिन चल रहे हैं, ये वो टाइम है, पीक टाइम है जिसमें आपको बड़ी नींद आती है। तो खैर थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मुझे भी, और मुझे भी पता है कि आप लोग जो है कैमरा बंद करके बासियां बूसियां ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सर बहुत बेशक सब्र देने वाली अल्लाह की जात है। हाँ बेशक सब्र देने वाली अल्लाह की जात है। हाँ जी, रमजान में इस टाइम पे मेरे जैसा जो टीचर आपको पढ़ा रहा हो और उसका लेक्चर बर्दाश्त करना सब्र वाली मुकाम है। नहीं सर, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप अच्छा हमें जी, पढ़ा रहे हैं, वो खैर भी मुझे रोजा रख के। सर मुझे सब्र है तो ये एक ही लेक्चर ले
अच्छा चले, ठीक है जी, ठीक है जी। मुझे वैसे मक्खन नजर आ रहा था दूर से आता हुआ। नहीं सर, अच्छा। रोजों में मक्खन फ्रिज से नहीं निकलता। सर वो मक्खन भी ही है तो एक चीज और हमारी मान लीजिएगा, आज थोड़ा जल्दी फ्री कर दीजिएगा, बेटा वरना छुट्टी असल लेनी में पड़ेगी आपसे। सर बात मैंने ये है, अजान देनी होती है। सर के अल्लाह हाँ, छुट्टी का अकबर, कोई टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात ये है कि बेटा जी बाय लॉ सर। जो है ना, यूनिवर्सिटी का जो लॉ है वो हमें कहता है कि मुझे ना एक 105 मिनट्स की रिकॉर्डिंग जो है वो देनी ही देनी है, ठीक है। जी तो सर। 105 मिनट की रिकॉर्डिंग मैंने देनी है। 6:15 हमारा टाइम है, 6:15 में से 5 मिनट पहले मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन वरना फिर मेरी रिकॉर्डिंग्स जो है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर वो पूरा नहीं होगा। तो फिर तो सर सर जाहिर थोड़ा सी अलाउ बात कर है। दीजिएगा बीच में अगर जाना पड़े तो। तो बीच आधा घंटा में नमाज के लिए दे दीजिएगा। नमाज, आधा घंटा नमाज के लिए नहीं होगा, 10 से 15 मिनट मिल सकते हैं आपको ब्रेक के नमाज के लिए, जी सर, लेकिन वो काफी है भी इतने। इतना ठीक है काफी सर, होता है। 10 से 15 मिनट भी ठीक है। तो लेकिन आज का लेक्चर हमारा वैसे भी लाइट है, थोड़ा सा हमारी आपस की डिस्कशन होगी कि हमने इस कोर्स को लेके कैसे चलाना है, और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, और हमने आगे क्या पढ़ना है, और किस तरीके से हम आगे लेके इसको चलेंगे कोर्स को, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी, ये होगी कि इस लेक्चर की कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि ये पूरा कोर्स जो हमने आगे 14 लेक्चर्स हमने लेने हैं, वो इस उसका जो सफ़र है हमने किस तरीके से तय करना है, वो आज के कोर्स में ही तय हमने कर लेना है, आज के लेक्चर में ही तय कर लेना है। तो अब हम आते हैं जी अपने इस मार्केट वॉच की तरफ। मार्केट वॉच में हमें नजर आ रहा है कि ये 3 कंपनीज हैं इस सेक्टर के अंदर। सेक्टर हमने खोला हुआ टोबैको का, लड़कों का बड़ा फेवरेट ये सेक्टर है। इसमें टोबैको की कंपनीज आ रही हैं, ये 3 कंपनीज हैं। अगर आपने कंपैरिजन करना है, सपोज मैं कहता हूँ जी आपके पास 20 लाख रुपया है और आपने इन कंपनीज में टोबैको सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आपकी कोशिश होगी कि यार 3 ही कंपनीज हैं, इनमें से तीनों में अगर कर देता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में इसकी प्राइसेस चेंज होती नजर आ रही। एक में 6.51% है और एक में 3.59% है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट की होती PAKT में तो आपको 6.51% रिटर्न मिल गया था, लेकिन अगर आपने KHTC में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 4% के करीब जो है रिटर्न मिलना था। लेकिन अगर आपने सारा पैसा इन्वेस्ट किया था PMPK के अंदर तो आपको 0% रिटर्न यहाँ पे मिलना था। तो यहाँ पे सिंपली आपने आइडिया लगाना है कि जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो ये आप इसमें बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा है, दे नो कि हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, और फंडामेंटल एनालिसिस में आप बेसिकली डिसीजन मेक करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये वेबसाइट आप खोलते रहिएगा और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं जी अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ ही, जो हम ये देख रहे थे कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। बाय इट्स नेम व्हाट डू यू थिंक इट इज, क्या है ये जी इनकम स्टेटमेंट, को बताइएगा जरा बेटा, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर ये फॉर द मंथ हो सकती है, फॉर द क्वार्टर हो सकती है। हो सकती है, हम बना सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? सर ये बेसिकली आपके रेवेन्यू का टोटल बता रही होती है कि आपका रेवेन्यू इस मंथ में और इस क्वार्टर में कितना है। आपका रेवेन्यू इस क्वार्टर में या इस ईयर के अंदर कितना है, रेवेन्यू ही बता रही होती है या कुछ और भी बता रही होती है? सर सर कंपनी के एक्सपेंसेस की एक्टिविटीज बता रही डिटेल होती है। सर सर टोटल मैंने नेट आपको एक्सपेंस भी बताएगी। जी एक्सपेंस भी बताएगी, और क्या बताएगी साथ सर में? सर एक्सपेंसेस के अलावा बाकी चीजें भी बताती, वो मैंने सम अप करके बताया कि रेवेन्यू मतलब देख रहे होते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे होते व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है बेटा, कुछ बताएंगे? व्हाट इज रेवेन्यू? हैं। सर रेवेन्यू बेसिकली जो हमारे स्टॉक में सेल्स को रेवेन्यू।
सेल्स को रेवेन्यू कहते हैं, ठीक कह रहे हैं आप? जी सर। और इसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू, व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू, इसकी इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर इनकम की जो टोटल अमाउंट होती है उससे जो हमें जो है वो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। सर जो भी चीज हम सेल करते हैं, जो टोटल अमाउंट हमें मिलती है उसको रेवेन्यू करते हैं, उसमें प्रॉफिट और कॉस्ट शामिल होती है। आसिम रिपीट करें। सर जो भी चीज हम सेल करते हैं उसकी टोटल अमाउंट जो हमें मिलती है उसमें प्रॉफिट और कॉस्ट शामिल होती है, उसको रेवेन्यू कहते हैं। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, ठीक है जी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू योर रेवेन्यू, ठीक है जी। अच्छा जी, रेवेन्यू की अगर डिफाइन करें ना कि ये टोटल अमाउंट है जो हम रिसीव करेंगे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर। अब सपोज मैं अगर सेल करता हूँ, चीनी की बात कर लेते हैं कि मैंने चीनी खरीदी है 60 रुपए केजी के हिसाब से, और इसमें मेरा प्रॉफिट है 40 रुपए का, और मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस है मेरी 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस है। तो जो रेवेन्यू मुझे मिल रहा है वो रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है जी। और इस 100 रुपए के अंदर 60 रुपए इसकी कॉस्ट और 40 रुपए मेरा प्रॉफिट शामिल है। तो आपको सिंपल हो जाएगा कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो इनकम स्टेटमेंट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये कहाँ से स्टार्ट होती है जी बेटा? क्या क्या पहली आइटम इसकी कौन सी होती है बताएंगे? सेल्स। सेल्स होती है। सेल्स रेवेन्यू से स्टार्ट होती लेस है, होता है सर, कॉस्ट लेस होती है, लेस और एक लेस कॉस्ट कॉस्ट, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। कॉस्ट उसके ऑफ बाद गुड्स सर अमाउंट आती है। लेस CGS, और उसके बाद कौन सी अमाउंट आती है? सर आफ्टर ये जो नेट होती है, और इसके Gross बाद profit. ग्रॉस इसके प्रॉफिट। बाद आप जो डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं वो लेस करते हैं, लेस फिर आप ऑपरेटिंग। नेट आती है। जी बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए, आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस होते हैं। लेस ऑपरेटिंग, मार्केटिंग लेस अदर एडमिन सर। एक्सपेंसेस, जी एक्सपेंसेस एडमिन के, और फिर अल्टीमेटली यू गेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट लॉस। ले जी, ये इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट से मैंने आपके सामने बना दिया है कि सेल्स रेवेन्यू आपके पास 100 आया, CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी जी 60, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 40 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 40 में से 10 और 10 के आपने खर्चे किए, तो अल्टीमेटली आपके पास 10 रुपीज ही बच जाते हैं जो कि आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो खैर ये 60 में से आपने सॉरी 100 में से 60 माइनस किए 40 आया, 40 में से 30 माइनस किए तो आपके पास 10 आ गया, एंड 10 इज योर प्रॉफिट। और इनकम स्टेटमेंट से हमें अल्टीमेटली ये पता चल जाता है कि वी आर इन प्रॉफिट और आर वी इन लॉस, ठीक है जी। हमारी इनकम कितनी हुई, या हमें इस साल में या इस क्वार्टर में कितना लॉस हुआ। The purpose of income statement is to identify and show us if we have got profit or we have got loss। अगर आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक हो गया जी, इनकम स्टेटमेंट क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गई बेटा? जी सर, जी ठीक है सर। जी, स्टेटमेंट ये सर इनकम स्टेटमेंट जी बेटा। सर ये आप ये जैसे आपने ऊपर लिखा है CGS लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मार्केट एक्सपेंसेस, तो सर आप इसका बताएंगे कि इसमें कौन कौन से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन सी आएंगी, और ये इसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस में कौन से आएंगे एक्सपेंसेस, तो ये सर बताएंगे अच्छा, आप? ये तो बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉट वरी, आपको भी मैं शो करवा देता हूँ तो आपको इसमें से जी सर। आइडिया हो जाएगा।
सीजीएस का जो होता है जी जी। वो जो अच्छा, मैं डेटा आपको इसका जो आप डिटेल में पूछना चाह रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, बेफिक्र हो जाए। जी सर। मैं आपको एक चीज दिखाना भी चाह रहा हूँ और साथ में मैं आपको इसकी वो भी दिखा देता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। आपके सामने अब ये एक इनकम स्टेटमेंट का एक ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट जो कि कंपनी ने बनाई है वो आपके सामने है। इसको इन्होंने नाम दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या लॉस का नाम दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको 2018 और 2019 की स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, यानी कि ये 2020 का शामिल नहीं है। ये एक साल पुरानी जो है इनकम स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। इसमें आप देखिएगा कि कंपनीज ने रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स दिए हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस या अदर आ गई, आपने उसको माइनस किया, अदर इनकम को आपने ऐड कर दिया, फिर अगर कोई अदर एक्सपेंसेस थे उसको आपने माइनस किया, फाइनेंशियल कॉस्ट आपने माइनस की, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आया, उसमें से फिर आपने टैक्स को माइनस किया और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। फिर अल्टीमेटली एट द एंड आपने अर्निंग पर शेयर निकाल दी कि आपको पर शेयर कितनी अर्निंग हुई है। जो बच्चे ने अभी सवाल किया था उसने कहा था कि सेल्स रेवेन्यू में क्या चीजें शामिल हैं, सीजीएस में क्या शामिल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या शामिल है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, अदर एडमिन के एक्सपेंसेस क्या है। यही सवाल था ना बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर। जी जी सर। अच्छा जी, अब सेल्स रेवेन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, ये सेल्स रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आएंगी। सपोज वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फर्नीचर, ठीक है जी, हम फर्नीचर सेल करते हैं, तो जितनी भी रिसीट्स हम करेंगे फर्नीचर सेल करते हुए या फर्नीचर को सेल करने के ऊपर जितने भी हमारे पास रेवेन्यू रिसीट होगी वो हमारी फर्नीचर की सेल्स जितनी भी होंगी वो हमारे सेल्स रेवेन्यू में आएंगी। अब आप कहेंगे सर फर्नीचर में तो हम लोग बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं, उसके बाद हम फ्रेम्स बना रहे हैं दीवारों पे लगने वाले, और इसी टाइप की हम फर्नीचर की चीजें बना रहे हैं, तो क्या इन सारों की सेल के बाद जितने भी पैसे आएंगे वो हमारी सेल्स रेवेन्यू में शामिल होंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल ठीक, कि आपकी इन्हीं की सिर्फ सेल्स करके जो आपको रेवेन्यू रिसीट होगा वो आपका सेल्स रेवेन्यू में आएगा। अगर सपोज आपकी कोई मशीनरी पुरानी हो गई है, ठीक है जी, आपकी कोई पास ड्रिल मशीन थी, वो आपने पुरानी हो गई तो आपने सेल कर दिया उसको, ठीक है जी, वो आपने सेल करके सपोज 5,000 रुपए की आपने सेल की, तो क्या ये अमाउंट आपकी सेल्स रेवेन्यू में शामिल होगी? नो सर, ये हमारी अमाउंट सेल्स रेवेन्यू में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रिल मशीन्स, इट वाज एन अदर इनकम में एसेट, जाएगी। और इस एसेट को हमने सेल किया, और ये जो है ये हमारी कैपिटल रिसीट्स में आएगी, ये हमारी सेल्स रेवेन्यू के अंदर शामिल नहीं होगी। क्या कह रहा हूँ, ये हमारी सेल्स रेवेन्यू के अंदर शामिल नहीं होगी। सेकेंड आइटम इज CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? उन आइटम्स की कॉस्ट जो कि हमने सेल कर दी है। क्या कह रहा हूं? जो कि हमने सेल कर दिया। अब सबसे पहले आइटम जो, सपोज मेरे पास 10 टेबल्स थी और मैंने उसमें से 6 टेबल्स जो हैं वो सोल्ड कर दी हैं। क्या कर दी हैं? 6 टेबल सोल्ड कर दी हैं। अब सपोज अगर फॉर इंस्टेंस हम ये सपोज कर लेते हैं कि पर टेबल जो कॉस्ट है, पर टेबल जो कॉस्ट है उसको बनाने पे लागत आई है, जो उसको बनाने में खर्चा आया है वो 70 रुपए का पर टेबल के ऊपर कॉस्ट आई है। ठीक है, तो ये 10 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 10। ये क्या आ गई जी? 700। लेकिन हमने सोल्ड कितनी की हैं? हमने 6 की हैं। तो हमें क्या कॉस्ट लेनी चाहिए? 70 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 हमने टेबल से सोल्ड की हैं,
तो इनकी कॉस्ट आ गई है हमारे पास 420 रुपये। अब इस कॉस्ट में क्या शामिल है चीजें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर क्या चीजें शामिल होंगी, इस टेबल की कॉस्ट क्या शामिल होगी, इसमें लकड़ी का खर्चा आ जाएगा, उसके ऊपर कील जो लगे हैं उनका खर्चा होगा, उसके ऊपर लेबर जो आई है जो स्पेसिफिकली पर चेयर के हिसाब से अपनी लेबर लेती है कि एक चेयर बनाने के मैं 100 रुपया लूंगा या एक चेयर बनाने के 50 रुपए लूंगा या सपोज 20 रुपए भी कह देता है कि मैं एक चेयर बनाने के 20 रुपए लूंगा, तो वो कॉस्ट पर चेयर के हिसाब से इसके अंदर शामिल हो जाएगी। और इसके अलावा क्या कॉस्ट हो सकती है, वो आपकी पॉलिशिंग का खर्चा हो सकता है, इसके ऊपर पेंटिंग का खर्चा हो सकता है कि अगर आपने टेबल्स पेंट की हैं या पॉलिश की हैं तो वो जितना भी खर्चा होगा वो एक टेबल की कॉस्ट के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसको एलोकेट हो जाएगा। तो ये हम कहना चाह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर सिर्फ उन चीज़ों की कॉस्ट शामिल होती है कि जो डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेस हो सकते हैं। ठीक है जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें नहीं शामिल होती। ये क्या कॉस्ट है, इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहते हैं। और सर एफओएच नहीं शामिल होता? जी बेटा, एफओएच नहीं शामिल होता? फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो किस पे आ जाता है, वो आपका आ जाता है दो तरीके से हम लोग शामिल करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अगर आप इनकम स्टेटमेंट में लेके आएंगे तो अभी हम फैक्ट्री ओवरहेड का यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट में सिंपली आप जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ही हम शामिल करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के दो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ जाएंगे तब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप समझ लेंगे आपने फैक्ट्री ओवरहेड डाल दिया। फैक्ट्री ओवरहेड असल में होता ये है, मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड का भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड ये है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर आपका पर यूनिट कितना जो है वो एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ही होगा ना जी। फैक्ट्री ओवरहेड वाले भाई, क्या नाम है आपका? जी अब्दुर्रहमान। हाँ, अब्दुर्रहमान। फैक्ट्री ओवरहेड ये होता है कि आपने पर यूनिट के ऊपर जो है वो क्या नाम है डिवाइड करना होता है एक कॉस्ट बना के कि सपोज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बना है आपका 50,000। ठीक है जी, तो 50,000 और आपकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आप कितने हुए हैं 5,000, तो आप 50,000 को डिवाइड कर देंगे 5,000 पे और पर यूनिट की आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगी कि वो कितनी आएगी, वो आगे 50 रुपीज आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमने अगर डिवाइड कर दिया 50,000 को डिवाइड किया 5,000 से, ये आ गया जी 10 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज आ गई। आपने ये उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया और ये आपका काम चल पड़ा। लेकिन अगर हम सिंपली इसको सिंपल रखें इनकम स्टेटमेंट को, तो सेल्स रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमें ये दो चीजें हम देख रहे हैं, मटेरियल की और लेबर की कॉस्ट आ गई और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट में हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा जी? क्या हो सर ऑपरेटिंग या एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके जितने भी ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ऑपरेशंस और एडमिन तकरीबन सेम होते हैं, इसमें आपके तमाम जो सैलरीज आ जाती हैं और उसके बाद यूटिलिटीज भी इसी में डाल सकते हैं हम लोग। जी जी